Morning, students. Students, welcome to the SP Smart School. Students, as you know कि आपका बिजनेस स्टडीज़ का पेपर आने वाला है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड की कि सर बिजनेस फाइनेंस वाला चैप्टर जो है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें एक शॉर्ट वीडियो बना के उस चैप्टर को समझा दें। तो आपकी हेल्प के लिए एक वीडियो बच्चे बना रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो एज वी नो, बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द कैपिटल फंड एंड क्रेडिट फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो बिजनेस फाइनेंस क्या हो गया? कैपिटल फंड या क्रेडिट फंड जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। फाइनेंसिंग मीन्स मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट नीडेड। तो फाइनेंसिंग का मतलब हो गया मनी हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए जब हमें उसकी ज़रूरत हो। सिंपल वर्ड में कहा जाए, इट इज़ आल्सो रेफर्स टू दी मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़। इसका मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ चलाने के लिए जो मनी रिक्वायर होती है उसी को बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। तो हमें बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि फाइनेंस तो लाइफ ब्लड है ना बिजनेस का। बिजनेस के फाइनेंस के बिना बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड है, तो ब्लड के बिना ह्यूमन बॉडी नहीं चल पाएगी, उसी तरीके से ही बिजनेस जो है वो फाइनेंस के बिना नहीं चल पाएगा। तो फाइनेंस बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस लिखी हुई है बच्चे। जैसे लिखा हुआ है, बिजनेस फाइनेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें फिक्स एसेट खरीदने होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट अप करना होता है, बच्चे बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, ग्रोथ करनी होती है, फर्म को लाइबिलिटीज़ टाइम पे करनी होती हैं, फर्म को बिजनेस को स्मूथली रन करना होता है। फिर कोई बिजनेस कंपटीशन है उसके लिए बच्चे फाइनेंस चाहिए होता है, रिसेशन का पीरियड आता है, डिप्रेशन का पीरियड आता है, तो उस केसेस में क्या होता है, बिजनेस को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। सो बिजनेस फाइनेंस जो है बहुत ज़रूरी होता है। अब सर फंड्स कैसे रेज किए जाएंगे, कौन कौन से सोर्सेज हैं फंड रेज करने के? तो बच्चे दो सोर्सेज हैं, एक ओनर फंड है, एक बारोड फंड हो गया। ओनर फंड हो गया हमारा अपना पैसा, बारोड फंड हुआ जो हम बाहर से पैसा लेंगे। तो ओनर फंड रेफर्स टू द फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर एज वेल एज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो ये पैसा या तो कंपनी के ओनर जो है कंट्रीब्यूट करेंगे, या हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है प्रॉफिट में से कुछ पैसा अपने पास एक्यूमुलेट करके रख देना। तो ये उन पैसों को हम ओनर फंड कहेंगे। बारोड फंड वो फंड हो गए बच्चे जो हम मार्केट से रेज करेंगे। तो बारोड फंड रेफर्स टू दी बोरिंग ऑफ द फर्म, इट इंक्लूडेड ऑल द फंड्स अवेलेबल बाय वे ऑफ लोन और क्रेडिट। तो ये लोन और क्रेडिट के फॉर्म में जो पैसा लिया जाएगा वो बारोड फंड में आ जाएगा। अब मैं बच्चे बात करता हूँ फीचर्स ऑफ ओनर फंड एंड फीचर्स ऑफ बोरोड फंड। सबसे पहले ओनर फंड के फीचर्स की बात करता हूँ। ये परमानेंट कैपिटल है। परमानेंट कैपिटल मतलब ये बिजनेस के पास परमानेंटली रहेगी, इसको पे बैक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सबसे सूटेबल फंड है, कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी तो ओनर फंड से कंपनी पूरा कर सकती है। ठीक है। प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल, तो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट में इसको कह सकता हूँ कि ये रिस्क कैपिटल का एक प्रोविजन है। ठीक है, क्योंकि ये हमें तभी पे करना होता है जब हमारे पास सरप्लस फंड होगा, नहीं होगा तो हमें नहीं पे करना होता है। फिर इसमें हम बच्चे सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती है, नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। इसके लिए कोई आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती है। तो ओनर फंड को मैं सिंपल तरीके से कह सकता हूँ कि जो कंपनी की ओनर फंड लेगा, बच्चे आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, वो कंपनी की वर्किंग पे भी कंट्रोल करेगा, कंट्रोल ओवर वर्किंग। ठीक है, क्योंकि ओनर फंड जो होंगे वो ओनर होंगे कंपनी के। ठीक है। सोर्सेस मैं आपको बताता हूँ ओनर फंड के सोर्सेस हमारे पास इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर। फिर हम बात करते हैं बारोड फंड की। तो बारोड फंड बच्चे एक फिक्स पीरियड के लिए मिलता है आपको, क्योंकि आपको ये वापस पे बैक करना होता है। फिर इसमें आपको सिक्योरिटी भी रिक्वायर्ड होती है, और आपको रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी आपको रेगुलर पे करना होता है, और ये कंट्रोल नहीं करती। हम यहाँ लिख सकते हैं नो कंट्रोल। जो बारोड फंड होल्डर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी को उधार दिया होता है, उन वो बिजनेस में कंट्रोल नहीं कर सकते। सोर्सेज की बात करूं बारोड फंड की, तो बच्चे डिपेंचर बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको ओनर फंड के एडवांटेजेस बता देता हूँ। तो बच्चे ओनर फंड हमें पता ही है, ये परमानेंट कैपिटल है, मतलब ये हमें पे बैक नहीं करनी है, ये कंपनी के पास परमानेंटली रहेगी। ठीक है। फिर इससे हम ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट पॉसिबल। ओनर फंड से हम शेयर इशू करके, रिटेन अर्निंग करके, तो बच्चे ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, तो लार्ज अमाउंट ही पॉसिबल है। फिर कंट्रोल ओवर वर्किंग, जो कंपनी के
ओनर फंड जो कंपनी को ओनर फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा या हमारे शेयर्स खरीदेगा तो वो कंपनी के वर्किंग पे भी कंट्रोल करेगा। फिर यहाँ पे कंपनी को कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, ये भी मेरिट है। और इससे कंपनी की क्रेडिट वॉर्थनेस बढ़ती है, ठीक है, मतलब कंपनी की जो लोन लेने की क्षमता होती है वो बढ़ती है इससे। फिर डीमेरिट की बात करूँ तो एक तो कंट्रोल हाथ से चला जाता है आपका, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो फिर कंपनी में आपके इंटरफेयर करेंगे, तो जो कंट्रोल होता है वो बहुत सारे लोगों के हाथ में चला जाएगा। फिर ये आइडल फंड होता है, कई बार ये कंपनी के पास पड़ा रहता है, इसको फर्म आगे यूज़ नहीं करती है, तो ये इसके डीमेरिट्स आ गए। अगर मैं बारोड फंड के एडवांटेजेस की बात करूँ तो सबसे पहली एडवांटेज आती है नो इंटरफेरेंस। जिसने कंपनी को उधार दिया होता है तो वो कंपनी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। सेकंड, ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब कि आप इसको जब चाहो तब इसको पे भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हमें ज़्यादा फंड चाहिए तो हम फंड रेज भी कर सकते हैं और पे करना हो तो पे भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी। आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो इंटरेस्ट पड़ता है ना अब बच्चे आपके बारोड फंड के ऊपर, वो एक किस्म का कंपनी के लिए एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, एक्सपेंडिचर की फॉर्म में ट्रीट किया जाता है। तो नेट प्रॉफिट में से वो इंटरेस्ट जो होता है वो लेस किया जाता है, इसका मतलब टैक्स लाइबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। फिर सबसे बड़ी फ़ायदा है इसका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो ये नहीं हो कि ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा बारोड फंड होल्डर को, नहीं, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बच्चे शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ। फिर डिसएडवांटेजेस की बात बोलूँ तो बच्चे आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है इसमें, और ये फिक्स लाइबिलिटी होती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी को पे करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम ओनर फंड की। ओनर फंड में सबसे पहले हमारे पास आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल ओनर होते हैं कंपनी के, इनके पास वोटिंग राइट होता है। फिर दे मे बी पेड डिविडेंड आफ्टर पेइंग इट टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इनको डिविडेंड मिलता है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर देते हैं, उनके बाद इनको डिविडेंड मिलता है। इनको ज़्यादा रिस्क होता है। दे कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम ऑफ दी कंपनी। ये कभी भी रिडीम नहीं होते हैं, ये कंपनी के पास परमानेंट कैपिटल होती है, जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं होती तब तक ये पैसा कंपनी के पास ही रहता है, तो इसलिए रिडीम नहीं होते हैं। फीचर्स की बात करें तो ओनर फंड बताया हमें, परमानेंट कैपिटल होती है फर्म की। ओनर फंड होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो होते हैं वो वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है। ये परमानेंट कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर जो है या इक्विटी कैपिटल जो होती है वो परमानेंट कैपिटल होती है, वोटिंग राइट्स होते हैं। और नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इनको कोई रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता कि इतना पे करना ही करना है, वो डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। फिर अगर मैं मेरिट्स की बात करूँ, नो ऑब्लिगेशन फॉर डिविडेंड। ऑब्लिगेशन नहीं है कि डिविडेंड पे करना ही करना है, अगर प्रॉफिट होगा तो पे करेंगे, नहीं होगा तो नहीं पे करेंगे। फिर इनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती, तो ये भी मेरिट हो गया हमारे लिए। परमानेंट सोर्स ऑफ फंड, ये फंड जो होते हैं ये परमानेंट रहते हैं कंपनी के पास, कंपनी इसको रीपे तब करती है जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, ठीक है। एंड वोटिंग राइट्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। अगर लिमिटेशंस की बात करूँ बच्चे, तो सबसे पहली लिमिटेशन आता है रिस्क, क्योंकि ये प्राइमरी रिस्क बेयरर होते हैं। अगर कंपनी को लॉस हो गया तो सबको पैसा देने के बाद कंपनी को कुछ नहीं बचता, या लॉस हो जाता है, तो प्राइमरी रिस्क बेयरर कौन हो गए, इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो इनको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉट प्रेफर फॉर सेफ इन्वेस्टर्स, जो सेफ इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए इक्विटी शेयर प्रेफरेबल नहीं होते हैं। मे क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि जब इक्विटी शेयर होल्डर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो कंपनी के वर्किंग में इंटरफेयर करेंगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इनको एक तो डिविडेंड फिक्स मिलेगा, ठीक है, और डिविडेंड को फर्स्ट पे होगा। इनको दो प्रेफरेंसेस मिलेंगी, याद रखना, एक इनको डिविडेंड फर्स्ट मिलेगा और कैपिटल फर्स्ट मिलेगी इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको डिविडेंड मिल जाएगा और बचे कैपिटल भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पे हो जाएगी। तो हमने बताया इनको दो प्रेफरेंसेस मिलती हैं, एक तो डिविडेंड पे मिलती है और कैपिटल पे मिलती है, और रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है इनका। इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती। नो चार्ज ऑन एसेट्स, मतलब ये एसेट्स पे कोई भी चार्ज नहीं ले सकते, मतलब कि अगर आगे कल नहीं पे करेंगे तो ये हमारे एसेट्स पे चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर मेरिट्स की बात करो तो गारंटी रिटर्न है इनको, क्योंकि पैसा मिलेगा मिलेगा, और लॉन्ग टर्म फंड्स है, और कंपनी की मैनेजमेंट में कंट्रोल नहीं कर सकते ये, और कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती इनको, और रीपेमेंट पॉसिबल, रीपेमेंट इनको हो जाती है, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसे पे होते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूँ, ये परमानेंट बटन होता है कंपनी के ऊपर, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी को पे करना पड़ता है, ठीक है। नॉट प्रेफरेबल टू इन्वेस्टर्स। अब जिन शेयर होल्डर्स को एडवेंचर करनी होती है, कुछ लाइफ में ज़्यादा
प्रॉफिट कमाना होता है, तो उनके लिए ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ये सूटेबल नहीं होते, क्योंकि इसमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड इज़ हायर। इन फंड्स को रेज करने के लिए जो कॉस्ट पड़ती है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो बच्चे ये आपको इनके लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की टाइप्स कितनी होती हैं वो भी हमें पता होना चाहिए बच्चे। सबसे पहले कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, फिर नॉन कम्युलेटिव होते हैं, फिर रिडेमेबल होते हैं, फिर इरिडेमेबल होते हैं, फिर पार्टिसिपेटिंग होते हैं, फिर नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं, फिर कन्वर्टेबल होते हैं, फिर नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। तो इनको मैं आसानी से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको प्रॉफिट मिलेगा चाहे बाद में मिल जाए, मतलब उनको डिविडेंड मिल जाता है, क्लेम जो होता है डिविडेंड वो मिल जाता है। जैसे मान लेते हैं कंपनी को 2019 में लॉस हो गया, 2020 में भी लॉस हुआ, 2021 में प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब ये प्रीवियस जो डिविडेंड होगा ना ये इनको 2021 में मिल जाएगा। सो मैं सिंपल तरीके से कह सकता हूँ, दीज शेयर्स हैव राइट टू क्लेम डिविडेंड फॉर दोज ईयर आल्सो फॉर विच देर इज या देर वॉज नो प्रॉफिट। यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट ना हो उनका भी क्लेम इनको मिल जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो इसको कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं। नॉन कम्युलेटिव वालों को जिस साल प्रॉफिट होता है उस साल मिलता है, पिछला हिस्सा नहीं मिलता है, तो ये नॉन कम्युलेटिव होते हैं। रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो बच्चे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, इनको सर्टेन पीरियड के बाद कंपनी अपना जो पैसा होता है वो पे कर देती है, वो रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए। इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनको नहीं कंपनी पे करती है, इनका उसी टाइम पे होता है जब कंपनी वाइंड अप होती है, ठीक है, तभी इनको ये लाइफ टाइम के लिए रिडीम नहीं होते, ये कंपनी वाइंड अप होते तभी पे होते हैं। एक होते हैं पार्टिसिपेटिंग, एक होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब बच्चे पार्टिसिपेटिंग बात करता हूँ, जैसे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, कंपनी ने प्रॉफिट में से पहले डिपेंचर होल्डर्स या जो भी लोन शोन वो पे कर दिया, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद भी कुछ पैसा बच गया है तो इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेशन मिल जाता है, मतलब वो पैसा इनको भी मिल जाएगा उसमें से हिस्सा, ठीक है। पर नॉन पार्टिसिपेटिंग वालों को ऐसा नहीं होता है, उनको एक ही बार डिविडेंड मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। अगर कंपनी का प्रॉफिट बच जाता है तो इनको उसमें हिस्सा नहीं मिलता, एडिशनल जो कोई भी प्रॉफिट का राइट जो होता है शेयर वो नहीं मिलता, वो नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं। कन्वर्टेबल वो होते हैं जिनको कुछ पीरियड के बाद या स्पेसिफिक पीरियड के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट होने का चांस मिल जाता है, ठीक है, या उनको मौका दिया जाता है आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो कन्वर्टेबल होते हैं। नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, ये लाइफ टाइम कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है बच्चे। अगर मैं बात करूं डिफरेंसेस की, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स के बाद आपको डिविडेंड मिलता है, तो इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड की प्रायोरिटी होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बच्चे फुल वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता। इक्विटी शेयर को रिस्क ज़्यादा होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिस्क कम होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न जो होगा वो फ्लक्चुएट करेगा, इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, ठीक है बच्चे। और कंट्रोल की बात करूं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी की मैनेजमेंट में कंट्रोल करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं मैनेजमेंट में कंट्रोल नहीं करते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट आता है ओनर फंड में रिटेन प्रॉफिट। तो देखिए, टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन ए पर्टिकुलर ईयर सर्टेन परसेंटेज और पार्ट इज रिटेन बाय द कंपनी एंड दैट अमाउंट इज री इन्वेस्ट और री एम्प्लॉयड इन दी बिजनेस। तो टोटल प्रॉफिट में से कंपनी क्या करती है, कुछ परसेंटेज या कुछ सर्टेन परसेंटेज या सर्टेन पार्ट को ना रिटेन करके रख देती है। जैसे कंपनी ने अगर 10 करोड़ रुपया कमाया है तो इसमें से कंपनी कहेगी हम 20% जो होगा वो रिटेन करके रखेंगे, ठीक है। मतलब इसको हम डिविडेंड की फॉर्म में नहीं बांटेंगे, ये हम रिटेन करके रख देंगे क्योंकि फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। उसको हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं, री एम्प्लॉयड कर सकते हैं बिजनेस में, तो उस पैसे को हम कहते हैं रिटेन प्रॉफिट। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। जो बाकी पैसा बच जाएगा बच्चे वो हम शेयर होल्डर को बांट देंगे, और जो रिटेन करके रखेंगे उसको फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे यूज़ करेंगे, वो हमारा रिटेन प्रॉफिट होता है। इसको सेल्फ फाइनेंसिंग बोलते हैं, इंटरनल फाइनेंसिंग बोलते हैं, फाइनेंसिंग फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज बोलते हैं, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि आपके कभी कभी एसेट्स, ओल्ड एसेट्स जो होते हैं वो ख़राब हो चुके होते हैं या ख़त्म हो चुके होते हैं, उसको चेंज करना पड़ता है रिप्लेसमेंट के लिए। एक्सपेंशन ग्रोथ के लिए चाहिए होता है बच्चे। आपको फिक्स और वर्किंग कैपिटल नीड्स पूरी करने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, रिटेन अर्निंग से यूज़ कर सकते हैं। और रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड डिपेंचर्स और लोन्स को रीपे करने के लिए भी हम ये रिटेन अर्निंग यूज़ कर सकते हैं। मेरिट्स की बात करूँ बच्चे, एब्जॉर्बिंग शॉक्स,
एब्जॉर्बिंग शॉक का मतलब कि अगर हमें फ्यूचर में ऐसा लगता है कि कंपनी को एकदम मार्केट में फ्लक्चुएशन आ गई या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इनको डर नहीं होता, इनके पास रिटेन अर्निंग होती है। एक ये सेल्फ रिलायंस रहता है कि हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, ठीक है बच्चे। सेकंड, आपकी कैपिटल फॉर्मेशन होती है। कंपनी को स्मूथली वर्किंग करने में रिटेन अर्निंग हेल्प करेगी और सबसे इकोनॉमिकल मेथड है, याद रखना, क्योंकि इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ सर्टेन परसेंटेज अपने पास संभाल कर रखनी है, ठीक है। तो अब इसमें लिमिटेशंस की बात करूं तो स्पेकुलेशन इन शेयर्स, क्योंकि आपको पता है कि अब अगर मैं रिटेन अर्निंग करूंगा तो शेयर्स की जो वैल्यू होगी उसमें मैनिपुलेशन हो जाएगी। फिर ये ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाती है कि कंपनी के पास ज़्यादा कैपिटल आ जाती है, ठीक है। और मिस यूजिंग सेविंग, इन सेविंग्स का मिस यूज़ भी किया जा सकता है। डिपेंचर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बोरोड फंड में सबसे पहले डिपेंचर्स आता है। तो डिपेंचर्स हो गए एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। जब कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए होगा तो कंपनी ये फंड्स कहाँ से रेज करेगी, डिपेंचर्स इशू करके, ठीक है। तो डिपेंचर होल्डर्स के पास बच्चे वोटिंग राइट नहीं होता, पर हमें ये होता है कि जब हम डिपेंचर इशू करते हैं तो टैक्स सेव हो जाता है, क्योंकि डिपेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ता है बच्चे, वो हमारे प्रॉफिट में से लेस हो जाता है, तो टैक्स सेव हो जाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया रीपेबल ऑप्शन होता है, आप इसको रीपे भी कर सकते हो। ये आइडल फॉर सेफ इन्वेस्टर, जो सेफ इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी आइडल फंड है, क्योंकि आपको अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं, और ये इकोनॉमिकल मेथड है। बस इसकी डीमेरिट्स की बात करें तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग हायर, इसको फंड रेज करने का जो खर्चा आता है कंपनी को वो बहुत ज़्यादा आता है, और ये हाई डिनोमिनेशन के होते हैं। हाई डिनोमिनेशन मतलब ऐसे 100-200 के नहीं होंगे, ठीक है, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। और ये एसेट्स के ऊपर चार्ज करते हैं, अगर हमका डिपेंचर्स नहीं पे कर पाए तो डिपेंचर होल्डर्स क्या करेंगे, कंपनी के एसेट्स के ऊपर भी चार्ज कर सकते हैं, मतलब कंपनी के एसेट्स भी बेच के अपने पैसा पूरा कर सकते हैं। अब हम शेयर डिपेंचर्स की डिफरेंस की बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। शेयर होल्डर्स हमें पता ही है, शेयर्स आर दी कैपिटल, डिपेंचर्स जो हो गए वो लोन हो गए, रिटर्न इनको डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को, डिपेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट होता है, शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं, डिपेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं। शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं कंपनी के, डिपेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स की सिर्फ टू ही टाइप्स होती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। डिपेंचर होल्डर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, और सिक्योरिटी शेयर होल्डर्स को कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है, डिबेंचर होल्डर्स को सिक्योरिटीज मिलती हैं, मतलब आपके जो पैसे होते हैं वो सिक्योर होते हैं, नहीं पे कर पाए कंपनी तो उनको कंपनी के एसेट्स भी बेच के आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। अब बच्चे एक सोर्स और है बॉरोड फंड का, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक से भी हम लोन ले सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, लोन ग्रांट करने का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट मेकिंग में काम करते हैं, और विद एम होती है इनकी प्रॉफिट अर्न करना। तो हम जो है बैंक से भी लोन ले सकते हैं, कमर्शियल बैंक हो गया जेके बैंक, पीएनबी बैंक, आपका आईसीसी बैंक, ये सारे कमर्शियल बैंक आ गए। इकोनॉमिकल मेथड है, और साथ में बिजनेस की सीक्रेसी बनी रहती है, फॉर्मेलिटीज़ कम चाहिए होती है, और फ्लेक्सिबल सोर्स होता है, क्योंकि जब आपको लगे पे करना तो आप पे भी कर सकते हो, ज़्यादा लेना तो ज़्यादा भी ले सकते हो। लिमिटेशंस की बात करूँ तो ये ज़्यादातर शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं, और प्रोसीजर बड़ा लंबा होता है इसको रेज करने का। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बच्चे खोले गए थे जो बिजनेस को फंड्स देते हैं, तो हमें पता ही है 12 जो इंस्टीट्यूशन है वो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, 46 इंस्टीट्यूशन जो है स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं बच्चे। तो ये भी बेसिकली इनका काम ये था कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रही, अब हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड्स देंगी। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनीज के लिए खोले गए, इनको हम डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि ये बच्चे खाली आपको फंड्स नहीं दे रहे हैं, फाइनेंस में हेल्प नहीं कर रहे हैं, प्रमोशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी और भी हेल्प करते हैं, जैसे आपको मैनेजर स्किल्स चाहिए वो ले सकते हो, तो यहाँ से हम मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं। ये हमें असिस्टेंस भी देते हैं बिजनेस में, ये सोर्स ऑफ गुडविल भी है, और इट हैज़ ईजी रीपेबल स्कीम्स, तो यहाँ पे हम इजीली पे भी कर सकते हैं पैसा इनको, और इट प्रोवाइड फाइनेंस ड्यूरिंग डिप्रेशन, जब डिप्रेशन पीरियड होता है तब भी यहाँ से फाइनेंस रेज कर सकते हैं। लिमिटेशन की बात करूँ तो बच्चे यहाँ पे प्रोसीजर बड़ा डिफिकल्ट होता है, कुछ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉसेस होते हैं इनके, वो भी कंपनी को नुकसान दे सकते हैं, और ये इंटरफेरेंस करते हैं मैनेजमेंट में, क्योंकि जब ये हमसे लोन लेंगे उसके बाद ये हमारी कंपनी में इनकी इंटरफेरेंस भी हो सकती है, क्योंकि ये मैंने बोला आपको मैनेजर एडवाइस भी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे पब्लिक डिपॉजिट, तो हम अब पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं, ठीक है, मतलब कंपनी पब्लिक से भी डिपॉजिट जो है मतलब मनी रेज कर सकती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, न्यूज़पेपर में
कंपनी ऐड देती है, मोस्टली ये पैसा वो रेज करते हैं जो रेपुटेड कंपनी होती है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। तो प्रोसीजर सिंपल है, नो लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, इकोनॉमिकल मेथड है, और क्रिएट नो चार्ज ओवर एसेट्स, एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। मैंने बोला ये वही कंपनियां रेज करेंगी जिनकी रेपुटेशन है। लिमिटेशंस की बात करूं, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर न्यू कंपनी नहीं रेज कर सकती क्योंकि मार्केट में रेपुटेशन नहीं है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंस यहाँ पर रेज नहीं होता है, और ये रिलायबल सोर्स नहीं है कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एंड इट कैन प्रोवाइड लिमिटेड फंड्स, यहाँ से हमें लिमिटेड फंड्स ही मिलते हैं। अब बच्चे एक और आया ट्रेड क्रेडिट, तो नाम से पता चल रहा है ट्रेड क्रेडिट मीन टू से वन ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को जब वो गुड्स परचेज या सर्विस परचेज करता है उस केस में वो क्रेडिट देता है उसको, उसको हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। मतलब जैसे ए और बी दोनों बिजनेसमैन हैं, बी ए के पास आया, कुछ गुड्स लिए, मान लो 5,000 रुपीज़ के, तो इस केस में ए बी रिक्वेस्ट करता है ए को कि मुझे आप क्रेडिट दे दो, तो इस क्रेडिट को हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। तो ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब इस केस में क्या होगा, बी ए को रिक्वेस्ट करेगा कि सर आप मेरे को 5,000 का उधार दे दो, तो इस केस में ए जो है वो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है इशू कर सकता है बी को कि आप इस पे साइन करके दे दो, क्योंकि ये प्रॉमिसरी नोट है कि आप मुझे पैसा बाद में पे कर दोगे। तो हमने सिंपल याद रखना है कि ट्रेड क्रेडिट क्या होगा, उधार हो गया जो एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर से रेज करता है या कस्टमर ट्रेडर से रेज करता है। ये कन्वीनियंट सोर्स है, आपकी सेल्स को प्रमोट करेगा, इससे आपकी जो इन्वेंट्री लेवल है वो इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे आप प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे आपके, ठीक है। फिर इट हैज़ रेडली भी अवेलेबल, तो ये रेडी अवेलेबल एबिलिटी होगी आपके पास, गुड्स सभी भी हम इशू कर सकते हैं, और नो चार्ज ऑन एसेट्स, एसेट्स के ऊपर चार्ज नहीं होता है इसके ऊपर। फिर बात करूं बच्चे लिमिटेशंस की ट्रेड क्रेडिट के, तो बच्चे ट्रेड क्रेडिट में आप उधार में जब सामान दोगे तो ओवर ट्रेडिंग हो सकती है, मतलब कि आप ज़्यादा जो है वो ट्रेड करोगे तो बाद में आप नुकसान में हो सकते हो, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कॉस्टली मेथड है बच्चे ये, और इट प्रोवाइड लिमिटेड फंड्स, और ये लिमिटेड फंड्स ही देता है, ऐसा नहीं आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब ज़्यादा पैसों का आप जो है वो उधार मिल जाएगा, तो लिमिटेड फंड ही मिलता है यहाँ पे। बच्चे नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट नाम से पता चल रहा है जब एक कॉर्पोरेट बॉडी दूसरी कॉर्पोरेट बॉडी को उधार देती होगी, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को उधार देती होगी, उस फंड को हम कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। मतलब मान लिया जाए कि एक कंपनी को बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, मान लो एक कंपनी है बी, वो बैंक से लोन लेने की उसको लोन नहीं मिल रहा है, तो लोन की परसेंटेज मान लीजिए 10% थी, 10% इंटरेस्ट था, नहीं मिल रहा है। ए कंपनी बैंक से लोन ले सकती है 10% पे क्योंकि इसकी गुडविल अच्छी है, मार्केट पर रेपुटेशन अच्छी है, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती है। अब ए कंपनी बी कंपनी को क्या कर सकती है, लोन दे सकती है, इसी 10% की जगह 15% रेज कर सकती है इनसे कि आपको 15% में हम पैसा पे कर देंगे। तो इस डिपॉजिट को हम कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ठीक है। या ए कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो वो बी कंपनी को कहेगी कि आप हमसे लोन ले लो, हम आपसे 15% या 20% चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है, तो इसके इसलिए कंपनी क्या करती है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से चार्ज करती है, और इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं देती इनको, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स में रीपे करना होता है, या 6 मंथ्स में रीपे करना होता है, या विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर ये रीपे करना होता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं मेरिट की बात करूँ, मेरिट्स की, तो बच्चे फॉर्मेलिटीज़ कम होती हैं, मैं लिखता हूँ लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम होती है बच्चे। सेकंड बच्चे बात करूँ, सीक्रेसी बन जाती है यहाँ पे, कंपनी दूसरे कंपनी के बारे में मार्केट में रिवील नहीं करती है कि उन्होंने लोन लिया हमसे, ठीक है। और आपकी वर्किंग कैपिटल नीड जो होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, तो वर्किंग कैपिटल नीड्स पूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर डीमेरिट्स की बात की जाए, तो डीमेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। तो आपको लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको, ये सिर्फ आपको 1 साल के लिए ही फंड्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए सूटेबल नहीं है। फिर अनसिक्योर्ड लोन है, सिक्योरिटी कोई नहीं है कि पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। और थर्ड आप लिख सकते हैं हायर रेट या हायर इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी हायर होता है। तो बच्चे मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरा चैप्टर जो है इजी वे में समझा दिया है, आई होप सब बच्चों को समझ आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।
फिर भी किसी बच्चों को डाउट होगा वो मुझे मैसेज कर सकता है या कमेंट में पूछ सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।